हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आज बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोर्ट में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में कि क्या क्वेश्चन आए थे। और टॉपिक जो है आपका सब्जेक्ट ये है जीके जीएस। जीके जीएस में क्या पूछा गया था इसके बारे में आज हम लोग फुल डिटेल देखेंगे, पूरा क्वेश्चन विथ डिटेल के साथ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस तैयारी में मन लगा के करना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या है क्वेश्चन। तो जैसा कि सबसे पहले जो शुरू हुआ है वो क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम फुल डिटेल के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि कन्नी जनजाति। सबसे पहले ये देखिए कि पूछा गया है कन्नी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो आप लोग देखिए, अगर आप लोग से बन जाती है तो इसके बारे में देखिए, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि बात करते हैं कि कन्नी जनजाति कन्नी जनजाति जो है केरल में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ? केरल में। इसका जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन, वो है बी। इसमें समझिए, इसके बारे में अब थोड़ा समझ लीजिए। केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्र में रहने वाली एक जनजाति है। ठीक है, कन्नी जनजाति क्या है? ये केरल के पश्चिमी घाट में, किधर रहने वाली? पश्चिमी घाट क्षेत्र में रहने वाली ये एक जनजाति है। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो आप ये समझ गए पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है? यह एक केसर का एक स्थानीय रूप है। तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि ये है करेवा। क्या है ये? करेवा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, करेवा। तो करेवा क्या होता है? करेवा कश्मीर घाटी की जम्मू डिवीजन की भरदवाहा घाटी में लाख जमा झील में जमा होता है। ठीक है, तो आप इसको समझिए कि निम्नलिखित में से कौन जाफरान की खेती के उपयोग के लिए केसर एक स्थानीय रूप से है। तो इसका जो आंसर है वो करेवा। करेवा के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि करेवा किस्मार की ये कश्मीर की घाटी और जम्मू डिवीजन की भरदवाहा घाटी में लाख जमा झील में जमा है। ठीक है, ये सपाट चोटी के टीले पर है जो हर तरफ कश्मीर की घाटी की सीमा बनाते हैं। ये जो है, ये जैसे बीच में कश्मीर है और हर तरफ से ये क्या है? घाटी बनाती है। ठीक है, कुछ स्थानों पर इसमें नर्म कोयले मिलते हैं। उसमें जैसे केरवा का मुख्य रूप से प्रकार जो होता है, इसमें क्या क्या देखने को मिलते हैं हमको? तो केसर। क्या? केसर। उसके बाद इसमें और जो होता है वो होता है बादाम। ये सब जो खेती वहाँ की जाती है, केसर की, बादाम की, फिर क्या है? अखरोट का। और देखिए, तो ये कहाँ किया जाता है? तो ये सब कहाँ होता है? तो केरवा, कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद सेब का और भी दोस्तों बहुत चीज़ है, जैसे सेब है और हुआ उसमें बागों की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है। तो आपको जब भी पूछेगा कि केरवा, तो केरवा कश्मीर की घाटी में है। ठीक है, इस बात से आप सहमति हो गए। आगे देखिए कि क्वेश्चन है कि चंद्रा और भागा नामक दो नदियाँ का संगम कहाँ होती है? ठीक है, चंद्रा और भागा नामक दो नदियों का संगम से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो है चेनाब नदी। ये दोनों के संगम से क्या निकलता है? चेनाब नदी। इसमें देखिए कि क्या है, इसके बारे में हम फुल डिटेल आपको समझाते हैं। देखिए थोड़ा इसमें कि देखिए, जैसे चेनाब नदी है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं हम कि चेनाब नदी। तो चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति जिले में टाडी में दो नदियां, ठीक है, चंद्र और भागा के संगम से बनती है। ठीक है, चंद्र और भागा से ये जो है, चंद्र और भागा के संगम से जो बनने वाली नदी है वो उसका नाम क्या है? चेनाब। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये है हिमाचल में। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है कि नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो नंद वंश आप लोग पढ़े थे। इसका जो था ये महापद्म नंद, ये जो थे इसके प्रथम शासक थे। इनके बारे में देखिए कि नंद साम्राज्य के संस्थापक भी यही कहते हैं। और अंतिम जो था, जैसे देखिए कि तो पहला था और अंतिम था शिशुनाग राजा महानंदिनी और शूद्र महिला का पुत्र था। ये जो था अंतिम में जो था वो कौन था? इसमें जो फर्स्ट तो ये था, उसके बाद दूसरा जो सबसे लास्ट में था वो था शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग राजा महानंदिनी के पुत्र थे। किसके थे? राजा महानंदिनी के पुत्र थे। ये बात आप याद रखिएगा, राजा महानंदिनी के एक पुत्र थे और शूद्र महिला का एक पुत्र था। इस बात के भी देखिए। अब आगे जो बात करते हैं हम, ये तो हो गया आपका ये चारों क्वेश्चन खत्म। अब आगे देखिए कि क्या है उसमें, समझिएगा। अब पूछा गया है कि अशोक ने किस प्रचारित कर अपने साम्राज्य को एकजुट रखने का प्रयास किया था? ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि इसका आंसर है कि अशोक ने किसे प्रचारित कर अपने साम्राज्य को एकजुट रखने का प्रयास किया था? तो धर्म को। किसको? धर्म को। अब इसके बारे में थोड़ा समझिए कि धर्म
थे क्या। उसके बाद देखिए कि अशोक का धम्म न तो एक नया धर्म और ना ही यह एक राजनीतिक दर्शन था। ये जो था ना ही कोई धर्म था और ना ही यह कोई राजनीतिक दर्शन था, बल्कि यह जीवन के एक तरीका था, जो एक आचार संहिता और लोगों को बड़े पैमाने पर अपनाए जाने वाला और अभ्यास करने वाला सिद्धांतों को लेकर पूरी जानकारी उसमें मिलती थी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे कि किस वर्ष तात्या टोपे की हत्या हो गई। तो आपको ये क्वेश्चन तो आपको उम्मीद आता होगा, लेकिन देखिए कि ये जो था उसमें किस वर्ष तात्या टोपे की हत्या कर दी गई। तात्या टोपे की जो हत्या हो गई थी वो 1859 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1859 ईस्वी में हुई थी। इसकी जो हत्या हो गई थी वो कब हुई थी? 1859 ईस्वी में। तो इसमें जो था कि इसमें ये 1859 में हुई थी, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तात्या टोपे जो थे ये 1857 के क्रांति में स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिए थे। ठीक है, 1857 की क्रांति में। ठीक है, इस बात से आप समझिए कि यह एक क्या था, विद्रोह के समय प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और एक जनरल थे। ठीक है, ये पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहिबा के अंतर्गत मित्र और प्रमुख सहयोगी थे। ठीक है, इनमें जो और बात करते हैं, इनका जो अंतिम जैसे इनको मार दिया गया था अंग्रेज के द्वारा, वो 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को। कब? 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी में। कहाँ? शिवपुरी में ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा मार दिया गया था इनको। ठीक है, इनको जो मारा था वो ब्रिटिश सरकार ने मार दिया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें बात करते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ हुए 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो राष्ट्रपति थे उस समय कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, और थोड़ा राष्ट्रपति के बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि कौन क्या क्या थे। तो आप देखिए कि जब 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ जब युद्ध हुआ था तो उसमें ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और 1971 में जब बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी उस समय भारत के राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। ठीक है, ये जो था 1971 में, तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। उसके बाद जो थे, और इसमें आप लोग समझते हैं कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये जो प्रथम राष्ट्रपति थे, इनका राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद। इनका जो कार्यकाल था, राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल जो था वो था 1952 से 1952 से 57 तक। उसके बाद जो था दूसरा कार्यकाल, ये 2 बार लगातार रहे थे। दूसरा जो रहे थे वो 1957 से लेके 62 तक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों इसमें एक थे उसके बाद जाकिर हुसैन के बारे में आप लोग समझते होंगे कि जाकिर हुसैन ऐसे प्रधानमंत्री था जिनका कि कार्यकाल पूरा हुआ नहीं था और ये डेथ हो गई थी इनकी। ठीक है, जाकिर हुसैन नाम था। क्या नाम था? जाकिर हुसैन। ठीक है, हुसैन। ठीक है, ये आप समझिए कि जाकिर हुसैन इनका नाम था। ये इनका जो कार्यकाल था मात्र 2 वर्षों का था, 1967 से लेके 1969 तक। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो बात करते हैं उसको आप देखिए। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। उसके बाद आगे जो है वो देखिए। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि खाद्य पदार्थ में लोहे की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो ये जो होता है कि खाद्य की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो ये जो बीमारी होती है उसका नाम है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया हो जाती है। अगर खाद्य पदार्थ में लोहे जैसे आयरन की कमी हो जाएगी तो हमको एनीमिया नामक बीमारी हो जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय तत्व नहीं है। तो चुंबकीय तत्व जो नहीं है वो है लकड़ी। क्या है? लकड़ी में कोई चुंबक नहीं होता है। इस बात को आप समझते हैं कि लकड़ी किसी चुंबकीय तत्व है ही नहीं। उसके बाद है कि सबसे बड़ा नदी मुहाना। ठीक है, सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है गंगा नदी का मुहाना। इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि गंगा नदी का मुहाना क्या होता है। मुहाना का मतलब होता है डेल्टा। मुहाना का मतलब क्या होता है? डेल्टा। इसको आप समझिए, बस यही इसमें समझना है कि मुहाना का मतलब क्या होता है? डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना डेल्टा गंगा नदी का डेल्टा है। यह बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बांग्लादेश में स्थित है। 350 किलोमीटर, कितना?
350 किलोमीटर चौड़ा यह डेल्टा अत्यधिक उपजाऊ है। ठीक है, उपजाऊ है। बांग्लादेश के इस ग्रीन डेल्टा के, बांग्लादेश में इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? ग्रीन डेल्टा के नाम से इसको कहाँ जाना जाता है? तो बांग्लादेश में। उसके बाद है कि सामान्य रूप से इसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा नाम से भी हम इसको संबोधित करते हैं। ओके, अब देखिए कि इसमें जो, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप समझिए। अब है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास, अब देखिए कि छोटे किसान का जो फॉर्मूला दिया गया है वो क्या था? 1 हेक्टेयर से कम हो, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद 1 या 2 हेक्टेयर हो, जिनके पास जोत का क्षेत्र हो, मतलब 1 से 2 हेक्टेयर नहीं, 2 से 3 हेक्टेयर नहीं, 3 से 4 हेक्टेयर के बीच का जो होता है उसको क्या बताया जाता है? कि ये छोटे किसान है। ठीक है, तो आप इसको समझ जाइए। उसके बाद है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम में निम्न में से किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो भारतनाट्यम में है कि देखिए मैंडोलिना, गिटार, सितार नहीं, मृदंग का, किसका किया जाता है भारतनाट्यम में? मृदंग का। अब इसको समझिए कि भारतनाट्यम जुड़ा संगीत दक्षिण भारत की कर्नाटक शैली में है। ये जो भारतनाट्यम कहाँ होता है? कर्नाटक शैली में है। इसे वाद्य यंत्रों को शामिल किया गया है। इसमें झाड़, बांसुरी, लंबा पाइप, हॉर्न जैसे नागस्वरम कहा जाता है। एक ड्रम एवं मृदंग और बीना भी इसको कहा जाता है, लेकिन सितार गिटार इसमें नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो बात करते हैं उसको देखिए कि आगे जो क्वेश्चन है वो है 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध में किनके बीच लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध है किनके बीच में लड़ा गया था? तो ये युद्ध तुर्की और रूस और तुर्की के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अब इसके बारे में समझिए कि ये जो युद्ध है कब हुआ था? तो ये अक्टूबर 1853 से फरवरी 1856। ठीक है, ये युद्ध जो हुआ था कि इसको पूर्वी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? पूर्वी युद्ध के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और यह जो मुख्य रूप से ब्रिटेन और फ्रांस और क्या बोलते हैं, अंटोमन, तुर्की और सर्डोनिया के मध्यक्रम प्रायद्वीप पर लड़ा गया था। ठीक है, इसलिए यह युद्ध थोड़ा फेमस है। उसके बाद बात करते हैं कि 39 नंबर क्वेश्चन, लास्टर सपर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? ठीक है, तो ये जो कृति थी ये किनकी थी? तो ये थी लियोनार्दो दा विंची की। ठीक है, अब इनके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए कि ये क्या थे? तो इटली के, ये कहाँ थे? इटली वासी के थे। ये किधर के थे? इटली वासी के। इन्होंने दो चंबी के बहुमुखी प्रतिभा के कारण इसको यूनिवर्सल मैन भी इनको बोलते हैं। ठीक है, ये जो आदमी है इनको यूनिवर्सल मैन भी हम बोलते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ये बार बार आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आगे जो है उसको देखिए, ये जो है समझिए। उसके बाद पूछा गया है कि वारा मिहिर थे, वारा मिहिर जो थे वो कौन थे? तो वारा मिहिर जो थे वो एक स्पेस शटल थे। कौन थे? वो एक स्पेस शटल थे। इस बात को आप समझिए। अब देखिए कि स्पेस शटल होता क्या है, इसके बारे में मैंने फुल डिटेल बताया है। इसको आप देखिए कि ये है प्राचीन खगोलीय, 12वें भारतीय गणितज्ञ भी थे। ये कैसे थे? भारतीय गणितज्ञ थे। यह चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, यह चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य हम जो बोलते हैं उसको आप नोट करते चलिए। यह चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के नवरत्नों में से एक थे। इनके 3 महत्वपूर्ण पुस्तकालय बृहज्जातक, बारहसंहिता एवं पंच संधिका है। इस पुस्तकों में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं। ठीक है, इसमें जो है त्रिगोनोमेट्री का महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है। इसका नाम जो था वो नाम हम बता दिए थे आपको कि बृहस्पति, उसके बाद है बृहज्जातक और पंच सिद्धांतिका। ठीक है, ये तीनों इनका किताब था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि तलवंडी स्थान संबंधित है। तलवंडी जो स्थान है यह किससे संबंधित है? तो ये जो स्थान है गुरु नानक से संबंधित है। ठीक है, तलवंडी जो है किससे संबंधित है? गुरु नानक से। सिखों के धर्म के संस्थापक एवं सिखों के प्रथम गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक से थोड़ा सा समझ लीजिए कि इनका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। उसके पंजाब के तलहिंडी नामक स्थान पर हुआ था, और जो अब ननकाना साहिब के नाम से भी विख्यात है। ठीक है, अब इसमें जो है वो आप समझिए। अब अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले आप समझिए कि इसमें दिया हुआ है रक्त अम्लीय होता है। तो दोस्तों यही कथन जो है सो गलत है। उसके बाद पीतरस, ये सब आप पढ़ लीजिए, ये सब सही है। इसमें जो है कि रक्त अम्लीय ये होता है, अम्लीय होता है, ये कथन गलत है। अब कहिएगा कि ये कथन क्यों गलत है? तो रक्त का जो प्रकृति होता है ये क्षारीय होती है। रक्त की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय। ठीक है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, इसलिए ये गलत है। आपको ये समझ
समझ में आ गया। आगे देखते हैं कि आगे जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से सदिश राशि है। अब बताइए कि कौन सा सदिश राशि है। तो सदिश राशि जो है द्रव्यमान तो नहीं है, लंबाई नहीं है, समय नहीं है, बचा एक वेग। तो वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। अब इसमें कहिएगा वेग, तो वेग एक सदिश होती है क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। जबकि द्रव्यमान, समय, लंबाई आदि अदिश राशि है क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आगे जो बात करते हैं उस बात को आप समझिए कि हमारे शरीर में अनपचे खाद्य पदार्थ को पचाने में कौन मदद करता है। जो खाद्य नहीं पचता है उसको तो ये करते हैं रुक्षांश। कौन करते हैं? रुक्षांश। इस बात को आप समझिए कि रुक्षांश होते क्या है। तो रुक्षांश जो होते हैं ये भोजन का अपर्याय हिस्सा है जिसमें सेल्यूलोज होता है। क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज होता है। इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद जो होता है इसमें इसके माध्यम से भोजन आसानी से ऊपर नीचे जाने में सक्षम बनता है और यह कब्ज से बचाता है और बिना पचे भोजन से छुटकारा पाने में मदद करता है। ये बात आपको समझ में आ गई है। उसके बाद है कि गति के कारण किसकी वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु की ऊर्जा क्या कहलाती है? तो गति के कारण जो होता है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं? काइनेटिक ऊर्जा। ये जो काइनेटिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के ई बराबर, देखिए इधर हम समझाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/v/mv²। ये फॉर्मूला काफ़ी फेमस है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे हम देखते हैं इसमें कि इसमें क्या क्या फेमस है, इस चीज़ को आप समझिए। तो ये जो होता है गति के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है, ठीक है, उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग का सीधा अनुपातिक होता है, इसलिए हम इसको फॉर्मूला क्या देते हैं के ई बराबर 1/2mv²। उसके बाद एक क्वेश्चन है पीछे, अब देखिए इसको, ये जो क्वेश्चन है ये बात तो आपको समझ। उसके बाद आई माचिस की तिल्ली बाह्य परत पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का मिश्रण होता है। वह जो मिश्रण है वह किससे बना होता है? तो ये जो मिश्रण बना होता है ये होता है पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है। ये जो मिश्रण होता है किसका होता है? पोटेशियम क्लोराइड का। इसके बारे में भी थोड़ा समझ लिए कि माचिस के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, सल्फर और पाउडर ग्लास तथा एनिमल ग्लू लगा होता है। इससे पानी में घुलनशील डाई भी हो सकता है। एंटीमनी इसको हम बोलते हैं। और ये ट्राइसल्फाइड को केवल घर्षण से जलाया नहीं जा सकता, इसलिए ज्वलन हेतु माचिस के दूसरे सिरे पर फास्फोरस पाउडर नामक ग्लास में इसमें यूरिया फॉर्मुलेट लगाकर इसको बनाया जाता है, ठीक है। आगे जो है उसको समझिए। अब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है वाराणसी। कहाँ से लड़े थे ये? वाराणसी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए कि इसमें, हाँ, कहाँ से लड़े थे ये? वाराणसी से। ये जो लड़े थे ये कहाँ से? वाराणसी से। उसके बाद है इनके बारे में भी कुछ बता दें कि देखिए इसमें क्या होता है ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए कि ये जो होता है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान, यहाँ देखिए किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक जेनेटिक्स कहा गया है। तो आप कहिएगा ग्रेन मेंडल, तो नहीं, ये गलत है। इनको क्या है? इनका जो आंसर है वो है डब्ल्यू वाटसन। क्या है? डब्ल्यू वाटसन। इनके द्वारा कहा गया था। ये इनके ग्रेन मेंडल जो थे इनके गुणों को प्रदर्शित किए थे और ये जो है इनके बारे में जेनेटिक्स का नाम ये दिए थे, ठीक है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूचकांक संकल्पनाएं, ये संकल्पना जो होती है किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं किस वर्ष ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पारित किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शक्ति अब ब्रिटिश शासक का हस्तांतरित की जा रही है? तो ये जो था वो 1858 में, जिस समय जो 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है, ये जो निर्णय लिया गया था। तो दोस्तों आपका जो है आज का सफ़र यहीं पर समाप्त हुआ और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप आगे इस वीडियो को देखने के लिए, आगे इस चैनल पर और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। दोस्तों आपके भले के लिए ये है और इस चैनल से आपको दिए गए जानकारी एकदम 100% रियल होती है, कहीं से कुछ फेक नहीं। आप एकदम बिल्कुल कंटेंट पे बात किया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।